आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट 2। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसपे हमने पोटेंशियल एनर्जी वगैरह और ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब इलेक्ट्रोस्टेट 2 में क्या होगा, आपका गॉस लॉ वगैरह हम लोग पढ़ेंगे और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टेट 2 में। ठीक है, इक्वो पोटेंशियल सरफेस वगैरह क्या होती है वो सब इसी में आएगा आपका। ठीक है, ये चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा ही है, तो कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की। चलो स्टार्ट करो, टॉपिक लिखो, चैप्टर का नाम डाल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इसी के अंदर आपका कैपेसिटर वगैरह भी आता है, लेकिन कैपेसिटर को हम लोग अलग लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 इसमें हम लोग गॉस लॉ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, गॉस लॉ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स कभी सुना है बेटा आपने? फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स, तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, किसी एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे, किसी एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस, कौन सी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा, काउंट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंगे। ठीक है, तो खाली जनरली मैं लाइंस लिख देता हूं क्योंकि दोनों में ही आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिर्फ सिंपली फ्लक्स क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, काउंट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। अच्छा, एरिया जो है, एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? एरिया की बात करी हमने कि किसी एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही है, तो पहले बताओ एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है? एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप बोलोगे कि सर ये तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी बताऊंगा डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन होती है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इस सरफेस के परपेंडिकुलर या तो ऐसे बाहर की तरफ आ सकता है या फिर इस सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा सकता है। तो जो डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की, डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो जैसे ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस का मतलब है जैसे स्क्वायर हो गया आपका, सर्कल हो गया। तो ओपन सरफेस के लिए हम लोग अंदर भी डायरेक्शन मान सकते हैं और बाहर भी, मतलब ऊपर भी मान सकते हो नीचे। जैसे मान लो आपको मैंने मान लिया जैसे ये एक स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने सपोज कर लिया कि इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, तो आप पूरा जो क्वेश्चंस करोगे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा एरिया वेक्टर फिर उसके लिए ऊपर ही मान के सॉल्व करना है। अगर आपने नीचे मान लिया एक बार, ऐसा नहीं कि फिर दूसरी बार आप ऊपर मान लोगे। ठीक, तो फॉर ओपन सरफेस कंसीडर वन डायरेक्शन। फॉर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए कंसीडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज अ एरिया वेक्टर। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एज अ एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेंगे हम लोग, एंड स्टिक इट टू होल प्रॉब्लम्स।
और फिर पूरी प्रॉब्लम्स को इसी से सॉल्व करेंगे, उसी डायरेक्शन में कंसीडर करके एरिया वेक्टर को। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास ये कैसे एरिया है, तो इसका एरिया मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है तो इसके रेक्टेंगल टाइप दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है, ए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा ऐसे। एरिया वेक्टर ए इक्वल टू कैसे लिखूंगा मैं, इसका एरिया कितना हो गया, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को मैंने मान लिया एन कैप, इस एरिया के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है उसको मैंने मान लिया एन कैप, तो इसका एरिया वेक्टर ए वेक्टर लिखूंगा मैं ए का स्क्वायर इंटू एन कैप। बात समझ में आई, ए स्क्वायर इंटू एन कैप। तो अगर आपको पास ओपन सरफेस दे रखा है, जैसे मान लो सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो आप एक बार एरिया वेक्टर को कंसीडर कर लो और फिर पूरे क्वेश्चन को उसी तरफ डायरेक्शन मान के सॉल्व करना है। लेकिन अगर सरफेस क्लोज है, क्लोज सरफेस का मतलब है जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है। हाँ बेटा, सर फ्लक्स एक बार फिर से समझा दो। फ्लक्स जैसे मान लो कोई एरिया है ना, जैसे मान लो ये नोटबुक है, ये जैसे मान लो मैंने ये एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया, एक एरिया कंसीडर कर लिया। अब मान लो यहाँ से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है नीचे से, नीचे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ऊपर नीचे मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस एरिया से कितनी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, काउंट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, वो कहलाएगा फ्लक्स। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, अब अगर सरफेस क्लोज हो, इफ सरफेस इज क्लोज्ड, if surface is closed, then perpendicular outward direction, perpendicular और perpendicular होना चाहिए और outward की तरफ, outward direction consider as direction of area vector, consider direction of area vector। अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस कौन होता है, जैसे स्फीयर हो गया आपका, मान लो मैंने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, स्फीयर, तो परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है ऐसे करके, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इधर वाले के लिए इधर, नीचे वाले के लिए नीचे की तरफ, इधर वाले के लिए इधर, तो मतलब बाहर की तरफ आपको एरिया वेक्टर लेना है। अगर आपकी सरफेस कैसी हुई, क्लोज हुई, ये सब सेंटर से पास हो गया, अगर आप लाइंस को आगे बढ़ाओगे तो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है सरफेस के, तो ये सब सेंटर से पास होगी। ठीक है, जैसे क्यूब ले लिया मैंने, तो नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इधर वाली सरफेस का इधर, ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और इधर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ। तो हमेशा आउटवर्ड लेना है, बाहर की तरफ लेना है, अगर क्लोज सरफेस हो तो। आई बात समझ में? यस सर। वापस से आते हैं हम लोग फ्लक्स पर। फ्लक्स मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। अब फ्लक्स निकालते कैसे हैं, फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं? सर ओपन वाले में भी तो बाहर ही ले रहे हैं ना डायरेक्शन। ओपन वाले में लेकिन बेटा दो होती है ना उसमें, या तो अंदर ले सकते हो, बाहर ले सकते हो। अच्छा, मतलब फिर जो क्लोज्ड वाला है सर, इसमें सिर्फ बाहर ही बाहर लेना है। बाहर ही बाहर, अंदर की तरफ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, फ्लक्स फाई इक्वल टू, फ्लक्स देखो, फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखता हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर।
E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और dA क्या है यहाँ पे, एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और आपको एक और यूनिट पता है, E इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr, शायद बताया होगा मैंने, इट इज वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो फ्लक्स की एक और यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स की एक और यूनिट होती है वोल्ट मीटर, जनरली हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ध्यान रखो डॉट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। अगर इसके बीच में एंगल 90 हुआ तो फ्लक्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। जैसे क्वेश्चन से समझाता हूं, मान लो मेरे को एक सर्कल दे रखा है जो बोर्ड के प्लेन पे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, इस बोर्ड के प्लेन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कुछ इस तरह से पास है। इसकी रेडियस सपोज करो, इसकी रेडियस है r, और मान लो ये एंगल कितना है, ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मान लो E इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, रेडियस आपको पता है r, बताओ फ्लक्स कितना होगा, फाइंड फ्लक्स। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कल। स्फीयर नहीं है, क्या है ये, सर्कल है। फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स फाइंड करना है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। जो सर्कल है वो किसके प्लेन में, बोर्ड के प्लेन पर है, तो इसका एरिया वेक्टर या तो बाहर होगा या अंदर होगा। तो बाहर इसका प्लेन है, बाहर एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो गया, एरिया वेक्टर किधर है, बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो कितना एंगल हो गया, 90। क्योंकि यहां पर E जो है वो परपेंडिकुलर है डीए वेक्टर के, तो देयरफॉर फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फ्लक्स हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अगर इस सर्कल को या रिंग को मैंने ऐसे रख दिया, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे पास हो रही है, मान लो ये एंगल है 53 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियस है इसकी r, इसकी रेडियस है। अब फ्लक्स कितना होगा, जल्दी से फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो यहां पर कितना होगा, फ्लक्स इक्वल टू होता है E डॉट dA, dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया आ जाएगा पूरा, और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 53 डिग्री। आ जाएगा E एरिया कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 की वैल्यू होती है जो साइन 37 की होती है, तो 3/5 E एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो फ्लक्स हो जाएगा आपका 3/5 E पाई r स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं फ्लक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो एक क्यूब है, एक क्यूब रखा हुआ है ऐसे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है ऐसे करके, इस वाले फेस में घुस रही है, और इधर वाले फेस से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, क्यूब की साइड मान लो चाहो तो A मान लो इसकी साइड,
तो मुझे निकालना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फाई नेट कितना होगा इस क्यूब से। तो देखो ये पीछे वाली सरफेस, जो सरफेस ऊपर है, ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, नीचे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, जो सरफेस सामने दिख रही है आपको उसका वेक्टर इधर, और जो सरफेस पीछे है उसका एरिया वेक्टर पीछे की तरफ। तो ये जो चारों सरफेस है, इन चारों सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनका जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो इन चारों सरफेस से तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अपन नाम लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो कौन कौन सी सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा, फाई ए बी सी डी, फाई नीचे वाली ए बी एफ ई, पीछे वाली सरफेस ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, और ऊपर वाली सरफेस सी डी एच जी। इनसे फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि E इज परपेंडिकुलर टू डीए वेक्टर। दिख रहा है आप लोगों को यहां पर, E जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, डीए वेक्टर के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, डीए वेक्टर के। ठीक है, अब बचा कौन सा सरफेस, एक तो ये वाला ए ई एच डी और बी एफ जी सी। तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। तो फ्लक्स थ्रू ए ई एच डी, ए ई एच डी के कारण फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, माइनस में। तो माइनस ई इंटू ए, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि cos 180 आएगा। आप लिखना चाहो तो लिख लो, ई ए cos 180। तो ये हो जाएगा cos 180 की वैल्यू तो माइनस एरिया वेक्टर कितना है, ए स्क्वायर, तो माइनस ई ए स्क्वायर। और फ्लक्स थ्रू फाई बी एफ जी सी, बी एफ जी सी के कारण कितना हो जाएगा, ई ए cos 0 डिग्री। तो प्लस ई एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो ई ए स्क्वायर। अगेन सभी का फ्लक्स हम ऐड करेंगे फाई नेट में, इनके कारण तो फ्लक्स जीरो था, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो याद रखो जब भी जितनी लाइंस एंटर कर रही है और उतनी ही लाइंस बाहर आ रही है, जितनी लाइंस एंटर कर रही है उतनी लाइंस बाहर आ रही है, तो किसी भी क्लोज बॉडी से जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो होगा, अगर जितनी लाइंस एंटर कर रही है और उतनी ही लाइंस बाहर आ रही है हो तो। ठीक है, याद रख लो, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज बॉडी इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
फ्लक्स थ्रू क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी से फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, हमेशा फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा अगर बॉडी कैसी है आपकी, क्लोज है तो। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल एक्चुअल में ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है, ये 3D में होता है, और जो जनरली हमारा जो एंगल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। प्लेन एंगल पता है आपको, प्लेन एंगल, मान लो जैसे ये आर्क है, यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये आर्क यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको जनरली डिनोट करते हैं किससे, थीटा से। तो पहले प्लेन एंगल के बारे में बताता हूँ, फिर सॉलिड एंगल के बारे में बताऊंगा। मान लो इस आर्क की लेंथ कितनी है, एल, ये जो आर्क बना इसकी लेंथ कितनी है, एल, और ये जो रेडियस ये कहलाएगी रेडियस, आर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, एल बाई आर। यूनिट आपको पता ही है, क्या यूनिट होती है इसकी, रेडियन। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है ये, ठीक है। 2 डायमेंशनल एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं। इसमें क्या लेते हैं, इसमें लेंथ लेते हैं, इट कंसीडर लेंथ, इट कंसीडर लेंथ। सॉलिड एंगल में क्या होगा आपका, सॉलिड एंगल में हम लोग कंसीडर करेंगे एरिया, ठीक है। और ये एक तरह का 3D एंगल होता है। सॉलिड एंगल में देखो, सपोज करो ये एरिया है, एरिया कुछ भी ले लो, सर्कल ले लो, अब कोई पॉइंट ले लो यहां पर, अब इसको इस तरह से सभी लाइंस को इस तरह से इसके कॉर्नर से ज्वाइन करते जाओ, इसके पेरीफेरी से ज्वाइन करते हुए जाओ, तो यहां पर जो एंगल बनेगा इस तरह से 3D में एक एंगल बनेगा। अब आप ये बोलोगे 360, 360 तो ये आपका प्लेन में एंगल होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से, ठीक है। ये ओम नहीं है, ओमेगा है, ये ओमेगा का सिंबल है। इसका एरिया सपोज करो ए है, ये हो जाएगा इसका रेडियस आर। तो यहां पर सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू हो जाता है एरिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। सर आज ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास है? नहीं आज नहीं है। कितने बजे से होती है, इट कंसीडर, इसमें आपका होता है एरिया, इट कंसीडर एरिया, इसमें हम लोग एरिया कंसीडर करते हैं। सर तो सॉलिड एंगल में हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, एरिया। ये किसकी तरह, जैसे सॉफ्टी खाई होगी आपने, सॉफ्टी कौन, कौन वाली Yes, sir. आइसक्रीम, तो उसके यहाँ Cornetto. पर जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। एक्चुअल में ये 3D एंगल होता है, यहाँ पहले मैंने लिखा है 3 डायमेंशनल एंगल को ही हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी स्टे रेडियन, इसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ठीक है। चलो आगे देखो आप, जैसे मान लो मैंने कोई एरिया सपोज करा ऐसे करके, और पॉइंट ले लिया मैंने, ये एरिया है। अब इसका एरिया वेक्टर तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर किधर होगा, इस तरफ, डी वेक्टर आपका इस तरफ होगा, और इसकी रेडियस आर वेक्टर इस तरफ होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, डीए का कंपोनेंट ले करेंगे, डीए का कंपोनेंट करेंगे किस तरफ, अलोंग आर वेक्टर, डीए कंपोनेंट ऑफ डीए, डीए अलोंग आर, डीए का कंपोनेंट आर वेक्टर के अलोंग। तो जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ओमेगा, ये सॉलिड एंगल बन रहा है इधर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डीए का कंपोनेंट लेंगे अलोंग आर वेक्टर, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट जो आर वेक्टर की तरफ हो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये होता है एक्चुअल में आपका सॉलिड एंगल। वहां पर तो क्या था, एरिया वेक्टर और आर वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी, यहां पर एरिया वेक्टर अलग डायरेक्शन में और आर वेक्टर अलग डायरेक्शन में। तो आर वेक्टर के अलोंग डीए वेक्टर लेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। और देखो इसमें मान लो मैंने एक सरफेस ली, ये पॉइंट ले लिया, यहां पे ये कोई सॉलिड एंगल बना रहा है, एक और सरफेस ली मैंने ऐसे करके, तो इन दोनों सरफेस का सॉलिड एंगल इस पॉइंट पर सेम होगा अलग अलग होगा। तो ये दोनों सरफेस जो है, अलग अलग दोनों होगा सर। सरफेस नहीं, दोनों सरफेस जो है सेम ही सॉलिड एंगल बना रहे हैं, दोनों सरफेस हाँ जो सर, है वो, सॉलिड एंगल तो सेम है। हाँ तो दोनों सरफेस जो है वो सेम ही सॉलिड एंगल बना रहे हैं। बोथ सरफेस, यहां लिख देना, बोथ सरफेस हैव सेम सॉलिड एंगल, सेम सॉलिड एंगल, दोनों सरफेस का सॉलिड एंगल क्या है, सेम है, बोथ सरफेस हैव सेम सॉलिड एंगल। अब निकालते हैं हम लोग सॉलिड एंगल किसका, स्फीयर का, सॉलिड एंगल फॉर अ स्फीयर, सॉलिड एंगल फॉर अ स्फीयर। तो मैंने एक स्फीयर ले लिया, ये इसका सेंटर, छोटा सा एरिया ले लिया ऊपर, इस छोटे सा एरिया का कहां पर होगा, ऊपर की तरफ डीए वेक्टर, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे एरिया ले लिए, तो सभी एरिया को मैंने क्या करता गया, जोड़ता गया, इसका एरिया वेक्टर डी है इस तरफ, इधर वाले का एरिया वेक्टर इस तरफ, नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, ठीक है। तो मुझे टोटल सॉलिड एंगल निकालना कि सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, तो मुझे सारे एरिया को जोड़ना पड़ेगा डीए 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 करके। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, जितने भी एरिया है सबको जोड़ेंगे हम लोग, चलो डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डीए बाय आर स्क्वायर, रेडियस तो आर है, और टोटल ओमेगा हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डीए, डीए का इसका एरिया कितना होता है स्फीयर का, तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो टोटल सॉलिड एंगल आएगा ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टे रेडियन। तो याद रखो स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई। स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई।